नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसान आंदोलन का 24वां दिन, दिल्ली से सर्द रातों में रातें काटने को मजबूर किसान, हजारों की संख्या में किसान मौजूद। पत्नी और बेटी समेत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना संक्रमित, बड़ी संख्या में संपर्क में आए हैं नेता और अफसर। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कराई माल्टा खाओ प्रतियोगिता, दावत में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हर की पैड़ी पर किया गंगा पूजन, उत्तराखंड और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। लालकुआ में नेशनल हाईवे ने गरीबों को करा ठंड में बेघर, बुजुर्ग महिला ने सुनाया अपना दर्द, पीड़ित ने लगाई गुहार। उत्तराखंड में शीतलहर से तापमान में आई गिरावट, कड़ाके की ठंड से पेड़ों पर जम गया पाला, झरने भी बने बर्फ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के दौरे पर हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। देहरादून पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सिसोदिया ने शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बताते चले, श्रद्धांजलि के बाद करेंगे कार्यक्रमों की शुरुआत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर है, साथ ही साथ आपको बताते चले उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि के बाद वो कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। देहरादून पहुंचे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। श्रद्धांजलि के बाद करेंगे कार्यक्रमों की शुरुआत। उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। देहरादून पहुंचे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। साथ ही साथ आज कई सारे उनके कार्यक्रम भी हैं और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित भी की है। देहरादून पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। देहरादून से बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रिंसिपल कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आज आयोजन। देहरादून से खबर, प्रिंसिपल कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन कनक चौक स्थित एक होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि मनीष सिसोदिया ने शिरकत करी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर शिक्षा को लेकर उत्तराखंड में आप रणनीति बना रही है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब तैयारियां शुरू कर रही है और शिक्षा को लेकर के उत्तराखंड में आप रणनीति बना रही है। कनक चौक स्थित एक होटल में यह कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मनीष सिसोदिया शिरकत करने वाले हैं। आपको बताते चले, शिक्षा को लेकर उत्तराखंड में आप रणनीति बना रही है। प्रिंसिपल कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन कनक चौक स्थित एक होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मनीष सिसोदिया शिरकत कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर हैं और ऐसे में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मनीष सिसोदिया शिरकत कर रहे हैं। उत्तराखंड में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद अब सीमांत यमुना घाटी के नगर कस्बों से लेकर के गांव तक ठंड का सितम बढ़ गया है। ठंड के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना घाटी के ऊंचाई क्षेत्रों में यमुनोत्री, कालिंदी, गुलाबी कांटा, केदार कांटा, चांदशील, मुग्याल और हरकी दून घाटी में हुई बर्फबारी से निचले क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर दिख रहा है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से मैदानों में ठंड बढ़ गई है। सर्द हवाओं से गलन बढ़ गई है। पारा भी करीब 10 डिग्री तक लुढ़क गया है।
इतनी ठंड बढ़ गई है कि लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। सड़कों व बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। मौसम विभाग ने मौसम शुष्क रहने और कुछ स्थानों पर कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। बता दें, कड़ाके की ठंड एक बार फिर से कंपकपी छुड़ाने लगी है। ठंड से राहत पाने के सारे जतन फेल साबित हो रहे हैं। पिछले दिनों पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। क्या पहाड़ क्या मैदान, हर जगह ठंड का प्रकोप दिख रहा है। पहाड़ों में इन दिनों धूप खिली है, लेकिन धूप से तपिश गायब है। बर्फीली हवाएं बेचैनी बढ़ा रही हैं। राहत मैदानी इलाकों में भी नहीं है। यहाँ कोहरे का प्रकोप बढ़ा है। आपको बता दें, राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जगहों पर पाला पड़ने की संभावना जताई है। पाले को देखते हुए विभाग ने अगले 5 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ रह रहे लोग अगले कुछ दिन सतर्क रहें, ठंड से अपना बचाव करें। बात करें उत्तरकाशी के गुलाबी कांठा की, तो गुलाबी कांठा इन दिनों बर्फ से सफेद है। जहाँ भी नजर दौड़ाओ, हर तरफ चांदी सी जमी बर्फ नजर आ रही है। ये बर्फीले बुग्याल यमुनोत्री धाम से सटे हुए कालिंदी पर्वत में है। गुलाबी कांठा क्षेत्र समुद्र तल से करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हनुमान चट्टी से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इस बर्फीले मैदान में इन दिनों करीब 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में पाले का प्रकोप बढ़ेगा, तापमान में गिरावट आएगी। ऐसे में पहाड़ हो या फिर मैदान, वाहन चलाते वक्त अतिरिक्त रूप से सावधान रहें। गाड़ी की स्पीड कम रखें। कोहरे में फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें। उत्तरकाशी से के न्यूज इंडिया के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड मौसम विभाग की एक बार फिर से एडवाइजरी जारी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे में हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर सहित निचले मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं आने वाले 20 और 21 दिसंबर में भी मौसम में कुछ खासा बदलाव यही होने वाला है। आपको बताते चले कि आने वाले समय में ठंड से लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। इस समय की बात की जाए तो पहाड़ से लेकर मैदान तक शीतलहर और कोहरा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। मौसम के लिए बात करें, आज 18 तारीख दिसंबर की हो गई है और मौसम में आप देख रहे हैं उत्तराखंड के लिए कि जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें पिछले 2 दिन से जो है कोल्ड डे कंडीशन जो है, जिसमें कि दिन में पूरा ठंडा रहता है, तो उस तरह की सिचुएशन वो बनी हुई है 2 से 3 दिन पीछे जो है। और आज भी ये सिचुएशन बनी रहेगी 18 तारीख को भी, और 19 में भी ऐसा लग रहा कि ये सिचुएशन रहेगी। लाल कुआं में एक सप्ताह से लोगों को धूप के दर्शन नहीं हुए। इस बढ़ती ठंड में जहां पहाड़ों में खिलखिलाती धूप और बर्फबारी से लोग मजे ले रहे हैं, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की चपेट में पूरा शहर ढका हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े खरीदते नजर आ रहे हैं। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। एक सप्ताह से धूप के दर्शन नहीं होने के कारण थोड़ी राहत आने जाने वाले राहगीरों को मिल रही है। वहीं जिला प्रशासन भी राहगीरों के लिए जगह जगह अलाव चला रहा है। जो बेचारे जिनके पास रहने के लिए वो नियर रोड के किनारे रहते हैं और रिक्शा वाले हैं, कुछ जो डिलीवरी करते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी का हो रहा है। हालांकि कहीं कहीं पे देखा जा रहा है कि कुछ अलाव की व्यवस्था करी गई है। हाँ, ये नगर पालिका ने बहुत अच्छे काम करे हैं और बाकी यहाँ के थाना डी ने भी यहाँ अपने ठीक कोतवाली के आगे अलाव जला रखे बहुत अच्छा व्यवस्था करी है, जिससे कुछ ठंड की से दूरी भगाया जाए। एक हफ्ते से धूप नहीं आ रही है। इस बार बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ी है और टाउन एरिया ने थोड़ा यहाँ अलाव का कर रखा है और इससे थोड़ी राहत है, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रही है। खबर लाल कुआं से, जहां पर हलचौंद क्षेत्र में नेशनल हाईवे द्वारा अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है, जिसके चलते दुकानें तोड़ने का काम भी हो चुका है। ऐसे में हाईवे के अधिकारी द्वारा कई लोगों को जहां मुआवजा दिया गया, तो वहीं कई गरीबों को इस ठंड में बेघर कर दिया गया। वहीं बेघर हुई एक बुजुर्ग महिला ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि इस ठंड के मौसम में कहाँ जाऊं और कैसे जाऊं, कहां पर मैं रहूं। वहीं एनएच के अधिकारियों ने इस पर बोलने से
साफ मना कर दिया है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में जयनगर में रहने वाले 3 युवकों का दम घुट गया, जिसमें कि 2 की मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल युवक अनुपम को रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बताते चले कि मिली जानकारी के मुताबिक लोग एक किराए के मकान में रहते थे। ठंड ज्यादा होने की वजह से रात में अंगीठी जलाकर सो गए, जहां अत्यधिक धुआं निकलने की वजह से 2 की मौत हो जाती है और तीसरा बेहोश हो जाता है। ये 3 लड़के कोयला और लकड़ी जला के घर में सो रहे थे और इनको पता ही नहीं चला कब इनकी मृत्यु हो गई। 2 इसमें से हमारे पास मृत्यु अवस्था में आए हुए हैं और एक का इलाज इनके मुताबिक मेडिसिटी अस्पताल में चल रहा है। इनको मोस्ट प्रोबेबली कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी के कारण इनकी मृत्यु हुई। विश्व प्रसिद्ध मिनी स्विट्जरलैंड चोपता दुगलविचा में अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ वन विभाग के कार्यवाही बेदखल करने की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बताते चले रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की ओर से अवैध अतिक्रमण करने वाले 59 लोगों को पूर्व में ही नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन बीच में कोरोना वायरस के कारण अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अब अंतिम चरण में वन विभाग की ओर से बेदखली आदेश जारी किए गए। हालांकि अतिक्रमणकारी डीएफओ के आदेश के खिलाफ न्यायालय की शरण ले सकते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मिनी स्विट्जरलैंड चोपता दुगलविचा बुनिया कुंज मस्तूरा सहित क्षेत्र कई अन्य क्षेत्रों में अवैध रूप से कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के अंतर्गत अतिक्रमण करने वाले 59 लोगों को विगत 6 माह पूर्व ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इस बीच लॉकडाउन होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वन विभाग कई शिकायतें ऐसी भी मिली हैं जहां पर स्थानीय लोगों की ओर से तहसील प्रशासन से टेंट लगाने की अनुमति मांगी गई थी और स्थानीय लोगों ने टेंट की जगह पक्का निर्माण कर लिया। फिर बाहरी लोगों को टेंट और ढाबे आधी मोटी रकम में लीज पर देने लग गए और उसके बाद आपको बताते चले प्रशासन की ओर से एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। बताना चाहूँगा कि जो चोपता और उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो मक्कू और उसाड़ा 2 वन पंचायतों के अंतर्गत आता है। ये दोनों ही वन पंचायत आरक्षित वन क्षेत्र से बनी हैं और वर्तमान में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग और रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के अंतर्गत ये क्षेत्र दोनों वन पंचायत आती हैं। तो पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में अस्थायी टेंट लगाने की अनुमति स्थानीय युवकों द्वारा ली गई थी और फिर उन टेंटों को जो है पक्का निर्माण करके वन भूमि पे अतिक्रमण किया गया। 21 दिसंबर से उत्तराखंड विधानसभा में 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होने पर कांग्रेस ने 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र पर सवाल खड़े किए। राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव विधायक मंगलौर काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाए कि इतने कम समय में प्रदेश के विकास के मुद्दे कैसे रखे जाएंगे। उन्होंने चर्चा की और संवाद व प्रश्नोत्तर लोकतंत्र की नींव है और राज्य में विधानसभा इसके लिए सर्वोच्च स्थान है, जबकि नियम अनुसार साल में 60 दिन विधानसभा का सत्र चलना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार में बीते 3 सालों में से 30 दिन भी सत्र नहीं चल पाया। सत्र का काम चलना मतलब जनता की आवाज को दबाना है। जनता कोई सवाल ना पूछ ले, इसलिए बीजेपी सरकार विधानसभा सत्र को चलाना ही नहीं चाहती। प्रदेश में किसान बेहाल हैं, युवा बेरोजगार है, बीजेपी सरकार खुद भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। ऐसे में विधानसभा सत्र को चलाने में बीजेपी हिचक रही है।
बुरी तरह परेशान है, युवा बहुत परेशान है, युवा बेरोजगार है। युवाओं के रोजगार को लेकर हमारा पार्टी का संगठन यूथ कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगा। उस विषय को हम विधानसभा के बाहर सड़कों पर भी और विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे। किसानों की ये जो कानून नए बने हैं ये किसान विरोधी हैं, इनको भी हम विधानसभा में लेकर आएंगे। और एक विषय गंभीर है इस इलाके का कि अभी तक गन्ने का भाव तय नहीं हुआ। हम सरकार से कहेंगे कि महंगाई के अनुकूल, महंगाई जितनी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उसी के हिसाब से गन्ने का भाव तय करे और पिछला जो रुका हुआ भुगतान है वो भी यथाशीघ्र किसानों का भुगतान करवाया जाए। और इसके अलावा धान की परेशानी है, उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ, उस विषय को भी हम विधानसभा में लेकर आएंगे। उधम सिंह नगर झोला में लगातार बढ़ते नशे के कारोबार को देखते हुए जहां पुलिस ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई अभियान चलाया, तो वहीं नशे के इंजेक्शन व दवाइयां बेचने वालों के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर ने भी मुहिम छेड़ दी है। ड्रग इंस्पेक्टर ने पुलिस को साथ लेकर दिनेशपुर के एक किराने की दुकान में छापा मारकर भारी मात्रा में नशे के कैप्सूल और इंजेक्शन बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने दुकान स्वामी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने लगभग आधा दर्जन मेडिकल स्टोरों पर भी छापा मारा, जिसमें टीम ने 2 मेडिकल स्टोरों से नशे के कैप्सूल और इंजेक्शन भी बरामद किए। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने दोनों मेडिकल को सील कर दिया। ड्रग इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि दिनेशपुर क्षेत्र में मेडिकल स्टोरों के साथ ही किराने की दुकानों पर भी नशीली दवाइयां बेची जा रही हैं। महामंडल ड्रग कंट्रोल एंड लाइसेंस अथॉरिटी, उनके आदेशों पर आज जो है दिनेशपुर क्षेत्र में जो है मेडिकल स्टोर की जा रही थी। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने नाम छुपाने के तर्ज पे बताया कि बंसल किराना मेडिकल स्टोर में जो है नशे की दवाइयाँ या कुछ दवाइयाँ बेची जाती हैं कैप्सूल टाइप। तो उसके बाद हम यहाँ पर आए, हमने जांच करी तो हमें अंदर से कुछ कैप्सूल्स और कुछ टैबलेट्स मिली हैं, जो कि हमने फॉर्म 16 पर सीज कर दी हैं और इसमें जो है पुलिस द्वारा NDPS एक्ट लगाया जा रहा है। खड़ीमा क्षेत्र में अवैध तरीके से जंगल से लकड़ी कटान का मामला सामने आया। वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक सूचना के तहत एक ट्रक में खैर की लकड़ी लेकर जाने की सूचना मिलती है, जिसके बाद वन कर्मियों ने गाड़ी का पीछा किया, जिसमें से 13 नग खैर की लकड़ियां बरामद की गई। हालांकि इस दौरान वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो जाता है। वन विभाग ने लकड़ी बरामद कर लिया। आपको बताते चले, गाड़ी में मिले दस्तावेज के अनुसार मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कल जो है 18 तारीख की बात है, मुझे कुछ सूचना मिली थी दूरभाष पर, तो मैंने तुरंत एक टीम गठित करी अपने स्टाफ की जो है, और जो मेरा अनुबंधित वाहन है सरकारी जो है उसको मैंने टीम के साथ जो है भेजने के बाद पता चला कि जो है एक गाड़ी जो है कैंटर में कुछ लकड़ी लदी हुई आ रही है जो अवैध है करके। तो मैं तुरंत जो हमारे स्टाफ के द्वारा टोल प्लाजा होते हुए इस गाड़ी का पीछा किया गया, पीछा करके बक्सोरी में इसको जो है पकड़ लिया गया जो है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2010 से 2014 के बीच नाबालिग के साथ हुए दुराचार मामले पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिए। वह फरवरी में CGM हरिद्वार के यहाँ केस दायर किया। अगर वहां से निर्णय उनके हित में नहीं आता तो कोर्ट मार्च में उनके द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी और मामले की जांच CBI से कराने को लेकर विचार करेगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि प्रणव पांड्या के संबंध में उच्च लोगों के साथ होने के कारण उन्होंने पुलिस से मिलकर पर्याप्त सबूत होने के बाद भी केस में अंतिम रिपोर्ट लगा दी और केस को बंद करवा दिया गया। मामले के अनुसार अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 2010 से 14 में छत्तीसगढ़ के एक गरीब माता पिता ने अपनी नाबालिग 14 साल की पुत्री को देहरादून निवासी प्रणव पांड्या और उनकी पत्नी के यहाँ काम करने के लिए छोड़ा। प्रणव पांड्या ने 14 साल की नाबालिग के साथ कई बार दुराचार किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने उनकी पत्नी से कर दी। उसने नाबालिग को डरा धमकाकर उसका मुंह बंद करवा दिया। याचिकाकर्ता की मांग है कि इनका खाता सील करने के साथ उत्तराखंड में इनके द्वारा संचालित किए जा रहे चार्टर्ड यूनिवर्सिटी पर भी कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि पांड्या शांति कुंज आश्रम के प्रमुख श्रीराम शर्मा के दामाद हैं। पीड़िता ने बताया कि पत्नी शैलजा के खिलाफ दिल्ली के विवेक विहार में भी 0 FIR दर्ज कराई गई थी। आज याचिका संख्या
209/2020 कार्यवाहक न्यायमूर्ति श्री रवि कुमार मलिमत एवं न्यायमूर्ति श्री आलोक वर्मा जी की कोर्ट में लगी थी, जिसमें मेरे द्वारा ये मांग की गई थी कि जो शक्ति सिंह नाम की लड़की जिसने रेप की FIR दर्ज कराई थी प्रणव पांडे और उनकी पत्नी के ऊपर, उसको किस तरीके से अपने प्रभाव से, राजनीतिक प्रभाव, धन बल के प्रभाव से, अपने संपर्कों से उसमें पांड्या जी ने FIR लगवा दी थी। रुड़की के झबरेड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बताते चले, पिछले महीने दादा, ससुर और नंद की हत्या करने के मामले में अन्नू नाम की एक विवाहिता और उससे अवैध संबंध रखने वाले हत्या में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से हत्या में प्रयुक्त नशे की गोलियां और तकिया भी बरामद कर लिया है। वहीं अन्नू अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की भी हत्या करने की फिराक में थी, लेकिन शक होने पर मामले की शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद 24 घंटे में ही दोनों हत्याओं का खुलासा हो जाता है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरज कुमार के द्वारा थाना झबरेड़ा पर यह तहरीर दी गई कि अभियुक्तों रोहित उर्फ रामू निवासी सहारनपुर और रिया उर्फ अन्नू निवासी झबरेड़ा के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उसके दादा महेंद्र और उसकी बहन की हत्या कर दी गई है और परिजनों को गुमराह किया गया है। इस संबंध में अंतर्गत धारा 302, 120, 201 IPC के अभियोग पंजीकृत कर थानाध्यक्ष झबरेड़ा रविंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। उक्त टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलन कर दोनों अभियुक्तों रोहित उर्फ रामू निवासी सहारनपुर और रिया उर्फ अन्नू निवासी झबरेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। पुनीत टंडन ने आगामी 20 दिसंबर को होने वाले नैनीताल मल्लीताल व्यापार मंडल में पारदर्शिता से चुनाव न कराने का आरोप लगाते हुए व्यापार मंडल की सदस्यता छोड़ने के साथ उपाध्यक्ष पद से नाम वापस लेने का निर्णय लिया। पुनीत टंडन ने बताया कि वे मल्लीताल व्यापार मंडल की नीतियों से त्रस्त हुए व्यापारियों के साथ मिलकर जल्द ही नए व्यापार मंडल का गठन करेंगे, ताकि नैनीताल के व्यापारियों को एक मजबूत और पारदर्शिता संगठन मिल सके, जो कि व्यापारियों के हितों को समझते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो पाए। उन्होंने कहा कि व्यापार और व्यापारिक हितों के लिए बनाया गया संगठन संदेहपूर्ण है, जिससे कि क्षुब्ध होकर के उन्होंने मल्लीताल व्यापार मंडल से सभी रिश्ते तोड़ते हुए मेंबरशिप से त्यागपत्र देते हुए नैनीताल नए व्यापार मंडल बनाने का ऐलान किया है। आई हैं चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर मैंने बहुत कोशिश करी कि हम इसको सुचारू रूप से करा सकें और लेके आ सकें, लेकिन आज ये स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें आज भी 1100-1150 वोटर बने हुए हैं और हमें ये नहीं पता कि वो वोटर कौन वोटर हैं। तय किया है कि इसमें अभी भी निष्पक्षता और जो एक पारदर्शिता की बात है वो पूर्ण नहीं हुई है। तो इस वजह से मैंने ये फैसला लिया है कि भाई मैं इस चुनाव से अपना जो नामांकन है वो वापस लूंगा। और विश्व अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर सितारगंज कोतवाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के पत्र के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक महोदय कोतवाली सितारगंज द्वारा थाना क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के साथ गोष्ठी आयोजित करके अल्पसंख्यक अधिकारों के संबंध में अवगत करवाया जाता है। कोतवाली सितारगंज में हर वर्ष की भांति 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसमें तापमान में गिरावट के धर्मों के लोगों ने शिरकत की। कोतवाल सलाउद्दीन ने बताया कि अल्पसंख्यकों का विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कोतवाली में मनाया गया। इस दिवस में मुस्लिम, पंजाबी, फारसी, ईसाई आदि अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही साथ सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में बताया गया और इन योजनाओं को लेने के बारे में भी जानकारी दी गई। आज सभी हर वर्ष की तरह इस बार भी 18 दिसंबर को जो विश्व अल्पसंख्यक दिवस है वो यहाँ भी मनाया गया और सभी मजहब या धर्मों के नुमाइंदे यहाँ शामिल थे। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और क्रिश्चियन वगैरह सभी थे। और जो संविधान में अनुच्छेद 25-30 तक उसमें जो अल्पसंख्यक अधिकारों को सुरक्षित
संरक्षण दिया गया है उनके बारे में बताया गया। जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों को चलाई गई हैं उनके बारे में बताया गया है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।